हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? आज अपना मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पीछे की जो कक्षा हुई है उसमें हमने आपको समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, और आज अपनी जो कक्षा है उसमें मैं आपके सामने नया चैप्टर लेके आया हूँ। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने लिखा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उनका मानक रूप क्या होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कौन कौन सी विधियों से हम उनका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, उनकी जो विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि वो क्या होती है, विलोपन विधि है वो क्या होती है, और वज्र गुणन विधि है वो क्या होती है। अब जब रेखाएं आएंगी, रेखाएं जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी तो उसका कौन सा हल होता है, संपाती रेखाएं होती हैं तो उनका कौन सा हल होता है, और तो इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अपना चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब जो चर होते हैं वो होते हैं क्या कि जितने भी हम मैथ्स में अपना काउंटिंग काम में लेते हैं, जितने भी मैथ्स में काउंटिंग काम में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसी जितनी भी संख्याएं हम काम में लेते हैं तो क्या होते हैं, अचर। वो क्या कहलाते हैं, अचर। मैथ्स में जितनी भी संख्याएं हैं जिसकी काउंटिंग होती है, जितने भी काम में लिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, अचर होता है। और ABCD में हम जितने भी काम में लेते हैं, जैसे हम x काम में लेते हैं, y काम में लेते हैं, z काम में लेते हैं, A B, ये जितने भी अंग्रेजी के वर्ड काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर। तो ये होता है चर और ये क्या होते हैं, अचर। ये अपने को पता होना चाहिए। अब अपना चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अगर मैं आपको बोलूं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण तो वो क्या होता है, और दो चरों वाला रैखिक समीकरण है वो क्या होता है। तो देखिए, एक चर का अगर एक रैखिक समीकरण बनाऊं, जैसे मैंने बोला 5x + 6 = 0, ये मैंने क्या लिखा है, एक समीकरण। क्या लिखा है, एक समीकरण। जब भी बराबर का चिन्ह मिले और आपको सामने 0 मिले तो वो क्या होता है, समीकरण होता है। अब ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें चर जो है हमेशा एक ही काम में लिया है। मैंने देखो क्या काम में लिया है, चर x काम में लिया है, इसलिए क्या है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। और यहाँ से मैं x का मान ज्ञात कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, -6/5। 6 अकेले लेके गया तो किसका, माइनस का, अब अपॉन में 5, 6 -6 अपॉन में 5 किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। ठीक है, ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो हमेशा क्या होती है, एक रेखा होती है, या तो x एक्सिस के पैरेलल रेखाएं मिलेंगी हमें, या y एक्सिस के पैरेलल रेखाएं मिलेंगी, यानी कि समांतर मिलेंगी, या तो x एक्सिस के समांतर या y एक्सिस के समांतर रेखाएं मिलेंगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं अब बात करूं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, अगर जिस समीकरण में हम दो चर काम में लेंगे, जैसे एक चर x काम में लेंगे, एक चर y काम में लेंगे, तो उसका क्या मतलब है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। जैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण मैंने लिया 5x + 6y = 7 लिख दिया मैंने। क्या लिखा, 5x + 6y = 7। तो ये क्या है, ये है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है एक चर x काम में लिया मैंने, एक चर क्या काम में लिया है, y काम में लिया है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, ये भी क्या होती है कि रेखा होती है। क्या होती है कि रेखा। अच्छा ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए आगे, अब एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका हल अपन आसानी से कर सकते हैं। इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और वो हमने फाइंड कर ली, x = -6/5 आ गया। लेकिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक समीकरण से काम नहीं होगा, क्योंकि अगर एक समीकरण में हमारे पास दो अज्ञात वैल्यूज हैं, जैसे x और y दोनों की दोनों क्या है, अज्ञात वैल्यू हैं, तो हमें एक समीकरण से दोनों की दोनों अज्ञात वैल्यू को ज्ञात
नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण आएंगे तो वो दो समीकरण एक साथ में आएंगे। क्या समीकरण? दो समीकरण एक साथ में आएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हालांकि अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण एक समीकरण से भी एक रेखा खींच सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एक रेखा संख्या पद्धति पर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अपन किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। वो मैंने आपको आगे समझा दूंगा, आगे जब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले बता देंगे। लेकिन अभी मैं इतना ही बता रहा हूं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपने को ऐसा का ऐसा एक समीकरण और चाहिएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, x का मान और y का मान दोनों को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे पास दो समीकरण है रैखिक समीकरण दो चरों वाले। एक समीकरण मैंने लिया 2x + 3y = 0 और ये समीकरण है अपना फर्स्ट। और दूसरा समीकरण लिया मैंने 5x + 3y = 7। ये ले लिया समीकरण दो। हमारे पास दो समीकरण आ गए। क्या? एक समीकरण है 2x + 3y = 0, एक समीकरण है 5x + 3y = 7। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसका जो मानक रूप होता है ना, वो क्या होता है, इसका मानक रूप होता है ax + by + c = 0। क्या आता है इसका मानक रूप? इधर लिख देता हूं एक बार, ax + by + c = 0। क्या आता है? ax + by + c = 0। ये होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आपको एक मानक रूप 4 की प्रश्नावली जो मैंने पढ़ा रखी है आपको, रैखिक समीकरण क्या था, ax² + bx + c = 0। ये भी मैंने आपको एक मानक रूप बताया था। लेकिन ये किसका है कि ये द्विघात समीकरण है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है ax² + bx + c या ax² + by + c। ये किसका है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये दोनों क्या हैं? रैखिक समीकरण के मानक रूप। अच्छा, अब देखिए, अब दो समीकरण है अपने पास में। अब मैं चैप्टर के अंदर आ रहा हूं कि चैप्टर में किस प्रकार की क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई थी वो इंट्रोडक्शन थी इनकी, जितनी भी थी, चर क्या होता है, चर क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ये चीजें क्या है, इंट्रोडक्शन बस आपको समझाने के लिए है। लेकिन आज तक इनका कोई क्वेश्चन आया नहीं है। आपसे ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्वेश्चन आते हैं और उनको सोल्व करने की अपने पास जो ट्रिक्स हैं, विधियां हैं, वो हमें पता होना चाहिए, बस इतना काफी है। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम अपने चैप्टर के अंदर कि अपने पास अगर दो रैखिक समीकरण आ जाएं, ऐसे दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण आ जाएं, तो उनको क्या है, उनको ज्ञात करने के लिए x का और y का मान ज्ञात करने के लिए तीन विधि काम में लेते हैं हम। कौन सी काम में लेते हैं? सबसे पहली जो विधि है वो काम में लेते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ये इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं के अनुसार चलेगा, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी अपनी जो विधि है वो है विलोपन विधि। और अपना जो तीसरी जो विधि है वो है वज्र गुणन विधि। ये तीन विधि, इसमें से दो जो विधियां हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अगर आपको दोनों विधियां प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि अगर आ रही हैं तो वज्र गुणन विधि आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने पास में दो विधि काफी हैं। एक विधि से अगर अपना आंसर नहीं निकल रहा है तो दूसरी विधि हम काम में लेकर के आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में नहीं आता है कि आप ये क्वेश्चन वज्र गुणन विधि से ही कीजिए। ओनली अपने पास में क्वेश्चन ये आएगा कि x का और y का मान ज्ञात कीजिए, और x का मान और y का मान आप आसानी से कौन सी भी विधि से ज्ञात करो। ऐसा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कि आप पर्सनली किसे वज्र गुणन विधि से करो, ऐसा नहीं होता है। बस आप कौन सी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा इजी लगता है और कौन सा ऐसा जिसमें टाइम बहुत ही कम लगता है, उसी के अनुसार आप कर सकते हो। तो सबसे अपनी जो इंपॉर्टेंट विधि है वो है विलोपन विधि, जो कि बहुत ही कम समय के अंदर
आसानी से आंसर आ जाता है। और प्रतिस्थापन विधि क्या है, कई क्वेश्चंस में काम में ली जाएगी, इसलिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पर हमें ज़्यादा फोकस करना है कि क्या होती है। अब मैं ये जो अपना क्वेश्चन है मैं आपको पहले तो प्रतिस्थापन विधि से कराऊंगा। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। फिर मैं आपको कराऊंगा विलोपन विधि से, और उसके बाद मैं कराऊंगा वज्र गुणन विधि से। तो आपको कौन सी विधि अच्छी लगे, कौन सी विधि नहीं लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि प्रतिस्थापन विधि अच्छी है क्वेश्चन सोल्व करने की या विलोपन विधि अच्छी है। आप अपना सुझाव दीजिए, साथ में हमें पता चले कि हमारी समझाए हुई जितने भी विधि या ट्रिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा, आपका फीडबैक कुछ आएगा, तो हमें भी पता चलेगा कि आपको पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप अपना फीडबैक एज ए कमेंट बॉक्स जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल के दिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अब मैं सबसे पहले इसको एक बार रफ कर देता हूं। अब देखिए ध्यान से, पहला जो समीकरण है 2x + 3y = 0। क्या है? 2x + 3y = 0। ये समीकरण एक है अपना। इस समीकरण से मैं x का मान ज्ञात करता हूँ। किसका? आप देखिए ध्यान से, 2x = -3y में लिख सकता हूँ। 3y है, आगे गया है तो किसका हुआ? माइनस का, इसलिए मैंने क्या लिखा? -3y। और यहाँ से जब मैं x का मान ज्ञात करूँगा तो कितना हो जाएगा? -3y/2। क्या हुआ? x का वैल्यू फाइंड किया मैंने एक समीकरण से, x का वैल्यू फाइंड किया है y के पदों में। देखो x का मान किसके बराबर है? -3y/2 के बराबर है। ये मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो समीकरण है ना, समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण इसमें पुट कर दूंगा। दूसरा अपने पास जो समीकरण था उसमें मैं x का जगह है मैं -3y/2 पुट कर दूं, तो अपना एक पद वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। और एक पद वाले रैखिक समीकरण को हम आसानी से हल करके एक पद फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा पद फाइंड करने के लिए दूसरे में y का मान रख देंगे। तो देखिए x का मान आ गया अपने पास। अब इसके अंदर मैं x का मान रख रहा हूं, तो 5, x की वैल्यू कितनी है? -3y/2 + 3y = 7। अच्छा, अब देखिए आगे ध्यान से। अब इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं कितना हो जाएगा? -15y, अच्छा, +6y = 14। नीचे मैं एलसीएम 2 लेके आगे मल्टीप्लाई भी कर दिया उसका। अब देखिए -15y + 6y कितने आ जाएंगे? -9y बराबर कितना? 14। अच्छा, यहां से जब मैं y का मान निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? -14/9। यानी अपने पास में y का मान आ गया कितना? -14/9। अगर अपने पास में y का मान है तो x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखिए ध्यान से, 2x = -3, y का वैल्यू आ गया कितना? -14/9। तो ये 3 से कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/3। यानी x का वैल्यू आ गया 7/3, और y का जो वैल्यू अपने पास में कितना आ गया? -14/9। यह अपने किससे क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। देखो प्रतिस्थापन नाम से ही जाहिर है कि एक से उसका स्थान बदल के दूसरे समीकरण के अंदर पुट करना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन करना। तो मैंने क्या किया है? एक समीकरण से एक वैल्यू फाइंड करके दूसरे समीकरण के अंदर पुट किया है, जिससे क्या हो गया? एक वैल्यू आ गई, और एक वैल्यू आते ही मैंने दूसरे समीकरण के अंदर पुट किया और अपना x का मान और y का मान आसानी से ज्ञात कर लिया। ये थी अपनी प्रतिस्थापन विधि। इसे हम इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अपनी जो सेकंड विधि है वो देखिए विलोपन विधि के ऊपर आते हैं। अब हम किससे करते हैं? विलोपन विधि से करते हैं इन्हीं समीकरणों के मान। अच्छा, 5x + 3y = 7। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब इन्हीं समीकरणों के मान हैं वो मैं विलोपन विधि से करता हूँ। विलोपन में क्या करना होता है? हमें एक पद को विलोप करना होता है। विलोप का मतलब है लुप्त करना, यानी कि दोनों समीकरण में से चाहे x का पद हो चाहे y का पद हो, दोनों में से एक पद को क्या करना है? विलोप करना है। जैसे अपने पास में पहला है समीकरण 5x + 3y = कितना है? 7 है। दूसरा जो समीकरण है 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों पद सेम है तो इसमें सीधा सा ही क्या हो रहा है, विलोप हो रहा है। मैं समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 घटा देता हूँ तो देखिए यह माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3x। ये दोनों विलोप होता है, 0 बच जाएगा, अपोन में आगे कितना आ जाएगा 7, यानी x का वैल्यू अगर हम फाइंड करें ऐसे तो कितना आ गया, आप देख सकते हो 7/3। सीधा विलोपन विधि से कितना x बराबर 7/3, आप देख सकते हो x का वैल्यू मैंने प्रतिस्थापन विधि से भी कितना निकाल के आया था 7/3। तो विलोपन विधि से बेस्ट है, क्योंकि विलोपन विधि में देखिए कितने कम समय में मैंने x का मान फाइंड कर दिया है। और x का मान कौन से भी समीकरण में पुट कीजिए और y का मान भी अपने पास में क्या आ जाएगा 14/9। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अगर कोई भी पद है इसमें समान नहीं मिले, हमें क्या है कि पद अगर x का पद और y का पद अगर हमें बराबर या समान नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी क्या है, वो पद सबसे पहले हमें बराबर करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने एक एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने लिखा एक 2x प्लस 3y बराबर 4 है और दूसरा मैंने लिखा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये मैंने दो समीकरण लिखे, इसमें न तो x का पद बराबर दिख रहा है आपको, ना ही y का पद बराबर दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से हल करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, चाहे x का पद बराबर करो चाहे y का पद बराबर करो, कैसे भी आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके x का पद और y का पद दोनों में से किसी को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, अगर मैं ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा कर दूं, पूरे समीकरण में गुणा होगा बराबर से लेफ्ट साइड में और बराबर से राइट साइड में। पूरे समीकरण के अंदर हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। लेकिन आप सोचोगे ओनली RHS में भाग देंगे तो ऐसा गलत होता है, यह है गणित के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर पूरे के समीकरण में हम भाग दे रहे हैं तो LHS में और RHS में दोनों में भाग देना होगा। तो मैंने क्या करता हूं, मैं दोनों पक्षों में 2 से गुणा करता हूं, 2 से इस साइड में और 2 से इस साइड में। अगर इस साइड में 2 से गुणा तो देखो कितना आ रहा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। आप अपने पास में देख सकते हो दोनों साइड में क्या है, x के पद क्या आ गए बराबर। x के पद अगर दोनों साइड में बराबर आ गए तो समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 में माइनस कर रहा हूं तो देखिए कितना बचेगा अपने पास में, ये कितना हो जाएगा 0। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा ये 4y बराबर 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3। और यहाँ से मैं y का वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा 3y में 8। अब 3y 8 आप ऐसे कौन से भी समीकरण में पुट कीजिए और आसानी से x का मान भी आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हमें सीधा अगर पद बराबर मिल रहे हैं तो आप सीधा विलोप कर सकते हैं। अगर हमें बराबर पद नहीं मिल रहे हैं तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या से LHS में और RHS में गुणा करके आसानी से निकाल देंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी है या विलोपन विधि अच्छी लगी है, कौन सी विधि अच्छी है जिसमें हम बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो दोनों विधियाँ हैं आपके आगे भी कंपटीशन लेवल में काम आएंगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक समीकरण 2 समीकरण देंगे और x का मान और y का मान फाइंड करना पड़ेगा। बहुत ही कम समय के अंदर करना है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में आपको पता है बहुत ही कम टाइम मिलता है, और कम टाइम मिलता है इसलिए आपको विधि कम टाइम वाली आनी चाहिए, और कम टाइम विलोपन विधि में होता है तो आपको विलोपन विधि अच्छे से आनी चाहिए। आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को विलोपन विधि के माध्यम से कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे, अब मैंने आपको x का मान y का मान 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से ज्ञात करना बता दिया है। x का मान भी बता दिया है और क्या y का मान भी, दोनों विधियों से बता दिया है। ये दोनों विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वज्र गुणन विधि से आप अगर न करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो विधि अपने काम में भी नहीं आएगी ज़्यादा, इसलिए आप ज़्यादा मेन फोकस में आपको बता दिया है कि वज्र गुणन विधि को छोड़ के विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पर मेन फोकस कीजिए, ठीक है। ये दोनों विधियां मैंने आपको करवाई हैं। अब आगे देखिए, तो इससे आगे अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा जब रेखाएं प्रतिच्छेदी कौन से टाइम में होती हैं, रेखाएं समपाती कौन से टाइम में होती हैं, और रेखाएं समांतर कौन से टाइम में होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, उनकी क्या कंडीशन होती हैं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, और समपाती रेखाएं कौन सी होती हैं और उनकी क्या कंडीशन होती है। और उनके साथ में उनके हल भी होंगे, जैसे कि प्रतिच्छेद है, रेखाएं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में तो उनका हल है वो अद्वितीय होता है या क्या होता है। जैसे रेखाएं समांतर करती हैं तो उनका हल क्या है, और जो रेखाएं जब समपाती होती हैं तो उनका हल क्या होता है। ये जितने भी है क्वेश्चंस आपके डाउट हैं वो हम आगे की क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो
आज हम अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, आज मैंने आपको जो विधियाँ बताई हैं, प्रतिस्थापन विधि बताई है, विलोपन विधि बताई है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को निकाल के देखिए जिससे क्या है आपका प्रतिस्थापन विधि पर और विलोपन विधि पर हाथ पूरा जम जाए। जैसे कि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करो, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और कल आप 3.1 के जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको और साथ में वो समझाऊंगा कि समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं और संपाती रेखाएं क्या होती हैं, उनके हल क्या होते हैं, और साथ में मैं 3.1 के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो होंगे आगे की कक्षा में। तो आज अपना कक्षा में इतना ही करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जितने भी बच्चों के पास में अपने 10th क्लास में हैं उनके पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण अपने जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में ये क्लास शेयर कीजिए, जिससे बच्चों को आसानी से प्रतिस्थापन विधि के बारे में, विलोपन विधि के बारे में सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।